हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। आप सभी को पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविजंस को कंप्लीट किया। होप करते हो आप सभी को समझ में आ गया। आप अगर लास्ट क्लासेस नहीं देखा, प्लीज लास्ट क्लासेस देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। मतलब लास्ट क्लासेस अगर आप मिस कर दिए तो फिर जो भी वीडियोस आगे आप देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंस फॉलो है उसको फॉलो कीजिए। तो आज हम देखने वाले सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, जो कि है चैप्टर 14। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में देखते हैं तो हम लोगों के दिमाग में डुअल पॉलिटी का जो भी कंसेप्ट है वो आता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है हम लोगों का कंट्री क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, लेकिन मेनली फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में डुअल पॉलिटी का कंसेप्ट है। डुअल पॉलिटी जो कि है सेंटर एंड स्टेट। अभी तो थर्ड टेयर भी आ गया। तो इस डुअल पॉलिटी में हम लोग थ्री हेड देखते हैं। जो भी डुअल पॉलिटी में हम लोग स्टडी करते हैं तीन हेड के ऊपर, जो कि है लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या है, फाइनेंशियल हेड। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग सभी को देखने को मिलेगा जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है। इन इसमें और डिविजन्स ऑफ चार डिविजन्स है। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस इन द स्टेट फील्ड, एंड फोर्थ है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो इन लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, तो इन तीनों में से हम आज देखने वाले हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस में क्या क्या है। और ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 11 में। ठीक है, और लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल 245 से 255 तक आते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर जो भी हम टॉपिक देखेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन देखेंगे उसमें देखेंगे कि वो कौन से आर्टिकल में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखेंगे वो कौन से आर्टिकल में आता है। सारे मतलब अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछता है कि हम लोगों के जो कंट्री में सेंट्रल स्टेट के बीच जो डिविजन्स ऑफ पावर होता है वो कौन करते हैं, कौन देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, वो फेडरल स्ट्रक्चर है क्योंकि फेडरल का मतलब ही है डिविजन्स ऑफ पावर। ठीक है, डिवाइड्स ऑल पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये लाइन याद रखना। हाउएवर देर इज नो डिविजन्स ऑफ जुडिशियल पावर, हम लोगों के यहाँ पे कोई जुडिशियल पावर डिविजन्स नहीं है क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। मतलब दोनों इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि बोथ सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को एनफोर्स कर सके। ठीक है, तो इन सब में से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैन बी स्टडीड अंडर थ्री हेड, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। इन तीनों हेड को अच्छी तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 11 और आर्टिकल 245 से 255 तक आते हैं। ठीक है, तो द आर्टिकल 245 to 255 in part 11 of the constitution deal with the legislative relations between the center and the state। तो इन सेंटर लेजिस्लेटिव रिलेशन में हम लोग क्या चार एस्पेक्ट को देखते हैं। चार एस्पेक्ट क्या क्या है। पहला आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड लेजिस्लेशन, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को। फिर आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। फिर आता है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो इन चारों जो एस्पेक्ट है उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। चलिए, पहला आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। तो सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन में से अगर आपको कहता है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाते हैं वो
मतलब क्या सारे कंट्री पूरे कंट्री के लिए बनाता है या फिर छोटे जो कंट्री के जो छोटे छोटे पार्ट है स्टेट्स है उनके लिए बनाते हैं? तो पार्लियामेंट मेक लॉ सारे मतलब पूरे कंट्री के लिए, होल पार्ट ऑफ द कंट्री या फिर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितने भी, मतलब ये भी बाद में हम देखेंगे कि आप अगर इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप बाहर रह रहे हो और अगर आपके प्रॉपर्टी बाहर है, अगर आपका सिटीजन इंडिया का है, तो भी वो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो भी आपके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाकी मतलब बहुत कंसेप्ट है। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के कहीं पे भी जाओ, आपकी जो पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, छोटे मतलब इंडिया के कोई भी कुछ एक मतलब छोटे से गांव के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं या फिर पूरे इंडिया के लिए भी लॉ बना सकते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स। क्या क्या इंक्लूड करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया? इंडियन टेरिटरी के लिए क्या क्या इंक्लूड? स्टेट, यूटीज, ठीक है, और एंड एनी अदर एरियाज फॉर द टाइम बिंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर टाइम के हिसाब से कोई भी अगर पार्ट इंडिया में इंक्लूड हो रहा है तभी इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देख लिया पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। क्या स्टेट में जो भी है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो महाराष्ट्र है, क्या यूपी के लिए लॉ बना सकता है? जी नहीं। ठीक है, महाराष्ट्र जो लॉ बनाएगा वो सिर्फ महाराष्ट्र के जो बाउंड्री है वही तक सीमित है, उसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, अगर दोनों स्टेट अगर नेबरिंग कंट्री है, अगर कोई नेक्सस होता है तब वो दो स्टेट में लॉ लागू होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। द लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट, ये सारी चीजें हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर होल आउटसाइड द स्टेट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जब क्वेश्चंस आते हैं तभी इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट एक्सेस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। अगर दो स्टेट के बीच में अगर बात आते हैं, फिर दोनों चीज में दोनों स्टेट का जो कंसेप्ट है वो सेम हो रहा है, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बाहर जा रहे हो, अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो, घूमने जा रहे हो, अगर वहां पे प्रॉपर्टी आपका है, ठीक है, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में, तो पार्लियामेंट ऑल्सो मेक लॉ फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। ठीक है, तो पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बोला जाता है। Thus, the laws of the parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world. वर्ल्ड में भी कहीं पे भी आपका प्रॉपर्टी हो इंडिया के बाहर, तो उसमें लागू होगा। अगर आप इंडिया मतलब वर्ल्ड के बाहर भी चले जाओगे, अगर वर्ल्ड के बाहर भी आपका प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी इंडिया के लॉज लागू होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ जो पार्लियामेंट है वो मतलब उनके वो क्या सबके लिए लॉ बना सकता है? नहीं, उसमें भी एक्सेप्शंस है, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस, फ्रीडम टू मूव, तो उसमें भी बहुत एक्सेप्शंस है कि आप ट्राइबल एरिया में नहीं जा सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप गाली गलौज करें, आप कुछ भी बोले। ठीक है, आप प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप उसमें वायलेंट ना हो। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो इसमें भी एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द, प्रेसिडेंट के पास ये मतलब लॉ बनाने के पावर है। ठीक है, किसके लिए? फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट इन द ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 5 यूनियन टेरिटरी के लिए प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप,
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इन 5 स्टेट के लिए प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा फॉर रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट। ठीक है, ए रेगुलेशन सो मेड हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो मतलब एक्ट होता है जैसे होता है, तो वही उस प्रेसिडेंट जो भी रेगुलेशंस बनेगा वो भी सेम ही होगा, सेम मतलब इफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों का प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है। ठीक है, तो कैबिनेट जो बोलेगा, ठीक है, कैबिनेट जो बोलेगा, जैसे आर्टिकल 74 में जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं वही प्रेसिडेंट मतलब ज्यादातर मानते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से जो आएगा बातें वही तो बनेगा, तो सेम चीज है। ठीक है, इट मे ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दिस यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो भी एक्ट है, ठीक है, वो उसको भी रिपील भी कर सकता है या फिर अमेंड भी कर सकता है फॉर यूनियन, ये जो 5 यूनियन टेरिटरी है उसके लिए। ठीक है, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी गवर्नर के पास भी पावर है, क्या पावर है, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट that an act of parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and exceptions। तो पार्लियामेंट के जो एक्ट है वो शेड्यूल एरिया में वो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उसके पास एम्पावर्ड, उनको पावर दिया गया जो पार्लियामेंट के एक्ट है शेड्यूल एरिया में वो लागू होने ना दे सकते। ठीक है, या फिर उसको जो है ना जो भी पार्लियामेंट लॉ बना है उसको मॉडिफिकेशंस करके जो भी एक्सेप्शन है उसको हटा के फिर लागू कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो भी गवर्नर के पास पावर है। अभी गवर्नर ऑफ असम के पास, असम के गवर्नर के पास भी एक पावर है कि वो लॉ बना सकता है अपने एरिया के लिए। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये जो मे लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में अप्लाई ना कर सके। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ और अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस, मतलब जो भी लॉ बना रहे पार्लियामेंट उसको मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से जैसे ट्राइबल एरिया में सुइटेबल हो वो लगा सकते हैं। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट एंजॉय करता है सेम पावर with respect to tribal areas in मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है सेम, मतलब जो गवर्नर ऑफ असम में गवर्नर ऑफ असम के पास है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शन था। तो अभी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ये कौन से शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 7 में, जो है क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट को आप सभी को पता है कि सेंटर जो भी है सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ बनाएगा। अगर इन तीनों लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो लिस्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, और ये जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है वो सेंटर के पास है। तो अल्टीमेटली घूम फिर के एक ही बात हो रहा है कि सेंटर पावरफुल है, यूनिटरी है यहाँ पे, ये नहीं कि कंप्लीट फेडरल है। ठीक है, तो अगर ये जो आप देख रहे हो सेंटर स्टेट रिलेशंस में, अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई भी, अगर जैसे मान लो अभी सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, अगर दोनों में से दोनों मान लो एक एक लॉ बनाया किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तभी अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसमें सेंटर का माना जाएगा। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है। तो देखते हैं, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, और ये इस लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट था, अभी 98 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट है, डिफेंस, बैंकिंग, जो भी मेजर सब्जेक्ट है, जो भी पावरफुल सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड रिलेशन, सेंसस, ऑडिट एंड सो ऑन।
ठीक है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकते हैं। और ये स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट था, फिर 59 किया गया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछता है कि जो कभी भी स्कीम के तहत आप अगर ये सारे पता होगा तो अगर हेल्थ के ऊपर कोई अगर स्कीम आ रहा है तो वो उसमें कौन लॉ बनाएगा। तभी अगर आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट बनाएगा तो गलत हो गया ना, तो आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट, जो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कोई भी लॉ बना सकते हैं। पहले ये 47 सब्जेक्ट था, अभी 52 हो गया। क्यों हो गया, देखिए यहाँ से स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर में घट गया, ठीक है, घट गया 59 से सॉरी 66 से 59 आ गया, ठीक है, 66 से 59 आ गया। और कॉन्करेंट में 47 से 52 आ गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ, ये घट गया। तो इसका मतलब इसमें जो घटा है ये आके कॉन्करेंट लिस्ट में अंदर आ गया, जो कि है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया गया। वो क्या क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सारे जो 5 सब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट इवन दो दैट मैटर इज वन व्हिच इज एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। मतलब पार्लियामेंट के पास जेन्युइनली पावर है, जो कि क्या है कि स्टेट लिस्ट के लिए भी वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एनी मैटर एनी पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड स्टेट इवन दो द मैटर वन व्हिच एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट के लिए भी बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक मतलब सब्जेक्ट है उसके लिए भी बना सकते हैं। द प्रोविजन हैज रेफरेंस टू द यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है, जो भी है। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 हैज मेड अ स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कब लागू हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताना, डेट बताना, जीएसटी का डेट। तो जीएसटी मेड स्पेशल प्रोविजंस, जो हम लोग टैक्स देते थे पहले, वैट, बहुत सारे स्टेट टैक्स सब इंक्लूड करके इसको जीएसटी बना दिया गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय द स्टेट। तब ये देखना एसजीएसटी और क्या सीजीएसटी आता है, ठीक है। तो ये सेंटर के लिए होता है, ये स्टेट के लिए होता है, ठीक है। तो फर्दर द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने के लिए जीएसटी के ऊपर। मतलब सेंटर के पास तो है ही, लेकिन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है, ठीक है, जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने के लिए, इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स के लिए। तो the power to make laws with respect to residuary subject, the matters which are not enumerated in any of the 3 list। मतलब ये जो residuary subject मैंने बताया कि अगर तीनों लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट रह गया, तीनों लिस्ट में नहीं है, तीनों लिस्ट में नहीं है, तो ये लिस्ट, ये जो सब्जेक्ट है वो किस में जाएगा, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में जाएगा। दिस सब्जेक्ट इज वास्टेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ये है। और इनिशियली जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था, ये जो डिविजन्स ऑफ पावर है, लिस्ट है, वो कहाँ से हम लोग लिया पता है किसी को? ये जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ये जो लिस्ट है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, तो ये कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 कितना 35, ठीक है। तब ये जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था वो गवर्नर के पास था, ठीक है। अभी सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सेम है, सिर्फ ये जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था वो गवर्नर के पास था
अभी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। दिस रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशंस इंक्लूड्स द पावर टू लेवी रेसिड्यूरी टैक्सेस, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो द यूएस ओनली द पावर्स in US only the power of the federal government are enumerated in the constitutions and the residuary power are left to the state। तो यूएसए जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यूएसए में क्या होता है कि रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशंस फॉलोड द अमेरिकन पैटर्न ऑफ सिंगल एनुमरेशन ऑफ पावर। In Canada, on the other hand, there is a double enumerations, federal and provincials, and the residuary power are vested in the center। तो हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, कनाडा मॉडल, ठीक है। लेकिन यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट किसके पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोग ये जो डिविजन ऑफ पावर है, लिस्ट है, वो लिया था, ठीक है। प्रोवाइड फॉर थ्री फोल्ड एनुमरेशन, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, ठीक है। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द स्कीम ऑफ दिस एक्ट बट विद वन डिफरेंस, दैट इज अंडर दिस एक्ट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट रेसिड्यूरी पावर्स वेर गिवन नाइदर टू द फेडरल लेजिस्लेचर नॉर टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बट टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले ये जो एक ही डिफरेंस है, पहले हम जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट था वो गवर्नर जनरल के पास था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और अभी किसके पास है, अभी पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इन टुडेज टाइम हु हैव द पावर ऑफ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, ठीक है, हु कैन मेक लॉज फॉर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, दैट इज क्या होगा, पार्लियामेंट। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था, ठीक है, ये सारे था। इन केस ऑफ, जैसे अभी मैंने बताया कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल लॉ ही माना जाएगा, ठीक है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, इफ द एक एक्सेप्शन भी है कि इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर स्टेट लॉ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा है, अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन मिलता है, प्रेसिडेंट के असेंट मिलता है एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट, देन द स्टेट लॉ प्रिवेल्स इन द स्टेट, तभी स्टेट लॉ प्रिवेल होगा स्टेट में। क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोगों के प्रेसिडेंट है वो किसके कहने पे ये असेंट देगा, पार्लियामेंट या फिर जो कैबिनेट है उनके कहने से, तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात एक ही हो रहा है, ठीक है। बट इट वुड स्टिल बी competent for the parliament to override such a law by subsequently making a law on the same matter, ठीक है। ओवरराइडिंग पावर भी अभी पार्लियामेंट के पास अभी भी है, ठीक है। तो पहले भी यहाँ पे भी देखो आप, एक्सप्रेसली सिक्योर प्रोमिनेंस यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट एंड दैट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अगर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में बात आता है तो पार्लियामेंट, ठीक है। Thus, in case of overlapping between the union list and the state list, former should be prevail, ठीक है। ये हाईलाइट करके रखना ये सारी चीजें। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट प्रिवेल, ठीक है। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ओवरलैपिंग हो रहा है तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगा, या फिर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कोई दिक्कत आ रहा है तो यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करेगा, या फिर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कंकरेंट लिस्ट फॉलो करेगा, और कंकरेंट लिस्ट में कौन आएगा, यूनियन, ठीक है। सारी चीज में यूनियन ही रहेगा, सेंटर ही हमेशा पावरफुल रहेगा, ठीक है। तो होप करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्लास के रिगार्डिंग डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, और क्लास को जल्दी से ज्यादा, मतलब जितना हो सके जितना शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। आज लेजिस्लेटिव हेड देखते हैं, फिर देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और देखेंगे फिर फाइनेंशियल हेड, और उसमें फाइनेंशियल हेड में ही सारी चीजें कंक्लूड करके खत्म करेंगे, ठीक है। अभी आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, ठीक है। पहले हम देख रहे थे, अभी स्टेट लिस्ट के बारे में देखा, अभी देखते हैं इसमें क्या है। When Rajya Sabha passes a
रेजोल्यूशंस, अगर राज्यसभा पास करते हैं रेजोल्यूशंस तभी कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो द अबव स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज टू बी मेंटेन्ड इन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम पे ये मेंटेन होता है, बट इन एबनॉर्मल टाइम्स द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आइदर मॉडिफाइड और सस्पेंडेड। इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to make laws or any matter enumerated in the state list under following extraordinary circumstances। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है ही कि स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट के ऊपर लॉ बना सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया कि वो कोई स्टेट लिस्ट के ऊपर या फिर स्टेट के ऊपर लॉ बना सकते हैं इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगर इमरजेंसी आ रहा है तभी बना सकते हैं, नहीं भी हो तो भी बना सकते हैं। तो अगर नॉर्मल टाइम हो व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा पास करता है रेजोल्यूशंस, ठीक है, इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स और मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट बिकम कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर। कि पार्लियामेंट अगर राज्यसभा डिक्लेयर करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में बात हो रहा है कि अगर कोई स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। सच अ रेजोल्यूशंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3, और ये जो रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। कि राज्यसभा में ऐसे बिल ला दिया कि स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बना देगा, ऐसा नहीं, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, प्रेजेंट एंड वोटिंग, द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स 1 ईयर। जो रेजोल्यूशन पास करेगा वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। तो 1 साल तक ही लिमिट रहेगा। अगर आपको एक्सटेंड कराना है, रिन्यू कराना है तो 1 साल के बाद, 1 साल से पहले कर देना, फिर 1 साल के लिए, ठीक है। द लॉज सीजेस to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force। अगर जो भी लॉ है, जो भी आप पास कर रहे हो, अगर पार्लियामेंट पास कर रहा है, ठीक है, अगर वो रेजोल्यूशंस एक्सपायर हो रहा है तो उसके रेजोल्यूशंस के बाद ही 6 मंथ के अंदर वो भी लॉ एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। द प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ the state legislature to make laws on the same matter, but in case of inconsistency between a state law and a parliamentary law, the latter is to be prevail। जो भी प्रोविजंस राज्यसभा पास कर रहा है स्टेट लिस्ट के लिए कि हाँ इस स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करा दिया। अभी मान लो स्टेट में भी वो बातें चल रहा है कि हाँ इस लिस्ट में काम करना है। अगर स्टेट लॉ बना रहा है पहले, अगर कोई भी इनकॉन्सिस्टेंसी दिखने को मिला तो ये जो, अगर पार्लियामेंट भी लॉ बनाया, अगर स्टेट भी लॉ बनाया, तो जो अगर पार्लियामेंट स्टेट में अगर इनकॉन्सिस्टेंसी दिखने को मिला तो वो लॉ कैंसिल होकर पार्लियामेंट्री जो लॉ बना है वही लागू होगा, ठीक है। फिर आता है ड्यूरिंग ए इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी तो पहले राज्यसभा पास रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा पास करता है रेजोल्यूशन तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनेगा, और ये रेजोल्यूशन जो पास होगा वो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, और इसमें 1 ईयर तक लिमिट रहेगा। रिन्यू करना है तो फिर 1 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, 1 साल तक ही लिमिट रहेगी। एक्सीडिंग 1 साल के मतलब रिन्यू की 2 साल तक करा ले ऐसा नहीं है, 1 साल तक ही होगा। अगर इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दिया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दिया कि वो भी लॉ बना सकता है, लेकिन उसमें अगर इनकॉन्सिस्टेंसी आए तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवील होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, आप सभी को पता है कि तब सारे पावर किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास, ठीक है। सेंटर ही लॉ बनाएगा, ठीक है, सेंटर ही लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स और matters in the state list while a proclamation of national emergency is in operations. The laws become inoperative on the expiration of 6 months after the emergency has to operate। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ रहा है, पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, अगर वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया तो उस 6 महीने के अंदर ये लॉ भी खत्म हो जाएगा जो पार्लियामेंट ने बनाया।
Here also the power of state legislature to make laws on same matter is not restricted. तो स्टेट के पास ही पावर दिया गया है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट केस ऑफ रिपुजेंसी बिटवीन अ स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉ द लेटर इज टू प्रिवेल. आप सभी को पता है, पहले से देखते आ रहे कि अगर स्टेट और पार्लियामेंट के बीच कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई रिपुजेंसी देख रहे हैं, तो पार्लियामेंट के लॉ क्या होगा, पार्लियामेंट्री लॉ ही प्रिवेल होगा. नेक्स्ट आता है व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट. पहले हम देख लिया कि अगर राज्यसभा रेजोल्यूशंस पास करता है तो. नेक्स्ट हम देख रहे थे कि जो नेशनल इमरजेंसी पास होता है. अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट. सिर्फ एक इस व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक मेरा कुछ प्रॉब्लम है मैं चला गया बनाने के लिए. ये सिर्फ एक का नहीं, दो तीन स्टेट का भी मुद्दा होना चाहिए. ठीक है. व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स. ठीक है, 2 और मोर स्टेट, मिनिमम 2 होना चाहिए. ठीक है, 2 और मोर स्टेट पास रेजोल्यूशंस रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉज ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर. ठीक है, 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट को ये मतलब उनके पास ये जो प्रॉब्लम है वो होना चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के. ठीक है, तो अब रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि इस लिस्ट में क्या करेंगे, लॉ बनाइए. ठीक है. A law so enacted applies only to those states which have passed the resolutions. ठीक है, तो लॉ जो भी पास होगा, जो भी लॉ बनेगा, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, वो सिर्फ उसी स्टेट में लागू होगा जो स्टेट उस मतलब रेजोल्यूशंस पे था. लेकिन आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन, हाउएवर एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट, कि आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशंस बाकी स्टेट भी अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है. However, any other state may adopt it afterwards by passing a resolution to that effect in its legislature. Such a law can be amended or repealed only by parliament and not by legislature of the concerned state. कि ये जो लॉ बनेगा, पहले बात तो 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट होना चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए या फिर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो पार्लियामेंट अगर रिक्वेस्ट करने के बाद वो जी लॉ बना दिया, तो वो लॉ जो भी स्टेट ने रिक्वेस्ट किया था उसी स्टेट में लागू होगा. लेकिन आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशंस, लॉ बनने के बाद वो बाकी स्टेट भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनको लगे. ठीक है, लेकिन वो जो रेजोल्यूशंस है वो सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकते हैं. ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर हटा नहीं सकते. ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि मैं अडॉप्ट किया, मैंने वो लॉ, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना के दिया मैंने अडॉप्ट किया, तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा. तो ऐसे नहीं है, पार्लियामेंट हटाएगा. ठीक है. फिर आता है द इफेक्ट. जैसे अभी एग्जांपल्स क्या क्या है, बहुत सारे एक्ट है. प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994. ये सारे एग्जाम्पल्स है. ठीक है. अगर नेक्स्ट देखते हैं द इफेक्ट ऑफ passing a resolution under the above provisions. The effect of passing a resolution under above provision is that Parliament becomes entitled to legislate with respect to a matter for which it has no power to make a law. ठीक है, कि अगर किसी सब्जेक्ट में कोई भी इफेक्ट, जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहा है, जो भी रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं. ठीक है, उस रेस्पेक्ट में, उस मैटर के रेस्पेक्ट में. ठीक है, अगर उसके पास अगर पावर नहीं है तभी वो लॉ बनेगा. ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑन द अदर हैंड स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव द पावर टू मेक लॉ with respect to that matter. The resolution operate an abdications or surrender of the power of the state legislature with respect to that matter, and it is placed entirely in the hand of parliament, which alone can then legislate with respect to. मतलब स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, पावर नहीं होगा, वो जितने सारे हैं सब पार्लियामेंट के पास होगा. पार्लियामेंट becomes entitled to legislate with respect to matter which it has no power. मतलब अगर
पार्लियामेंट ही मतलब पावरफुल रहेगा, पार्लियामेंट ही एंटाइटल रहेगा टू लेजिस्लेट पावर, ठीक है, टू लेजिस्लेट जो भी लॉ बनेगा, ठीक है, और ये स्टेट के पास पावर नहीं है लेजिस्लेट करने का, ठीक है। और नेक्स्ट आता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। स्टेट लिस्ट में कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब स्टेट लिस्ट में कोई भी लॉ बना सकता है इंटरनेशनल ट्रीटीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस। दिस प्रोविजन enables the central government to fulfill its international obligations commitment for some examples आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाइजैकिंग एक्ट 1982, लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल ट्रिप्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड, ये सारे ये मतलब इलीगल ट्रेडिंग जो होता है उसके रिलेटेड है। फिर आता है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है, तो व्हेन प्रेसिडेंट रूल्स जिसे नेशनल इमरजेंसी लगता है तब भी पावर सेंटर के मतलब कंप्लीट पावर नहीं जाता है सेंटर के पास, लेकिन ऑलमोस्ट सारे पावर नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सेंटर के पास रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के टाइम में कंप्लीट पावर सेंटर के पास रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन स्टेट, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट। ए लॉ मेड so by the parliament continue to be operative even after the president rule, ठीक है। This means that period for which such a law remains in force is not coterminous with the durations of the president rule, but such a law can be repealed, altered or re-elected by the state legislature, ठीक है। जब भी president rule लगता है तभी parliament become empowered to make law in any matter in the state list, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर्स कंट्रोल। हम लोग देखे थे ना 4 एस्पेक्ट, अभी ये 4th एस्पेक्ट चल रहा है, ठीक है। सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, सेंटर का कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, ठीक है। कि क्या क्या है, बिसाइड द पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट डायरेक्टली ऑन द स्टेट, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट डायरेक्टली लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, वो एक्सेप्शन सिचुएशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस ने सेंटर को क्या किया, एम्पावर किया। कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलरेडी सेंटर को क्या किया, एम्पावर किया टू मेक लॉ फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूशन ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर इन द फॉलोइंग है गवर्नर, ठीक है। पहले आता है गवर्नर। गवर्नर कौन होता है, सेंटर का एजेंट होता है, ठीक है, हम सभी को देखने को मिलेगा। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं है, गवर्नर नॉमिनेटेड है। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, और रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर कैन, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है तो गवर्नर के नीचे वाइस गवर्नर नहीं होता, सिर्फ गवर्नर ही होता है, ठीक है। तो गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट एंजॉय एब्सोल्यूट वीटो ओवर देम। प्रेसिडेंट के पास, हम लोग इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, 3 वीटो है, ठीक है, कंप्लीट 4 वीटो है, लेकिन इंडिया के पास 3 वीटो है। तो हम लोगों के जो गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर, वो क्या करते हैं, अगर स्टेट कोई बिल पास कर रहा है तो आप देखना, जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ोगे या फिर गवर्नर के चैप्टर्स पढ़ोगे, हम जब डिस्कस करेंगे तब भी हम देखेंगे कि कोई भी अगर बिल पास हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा रहता है कि वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को वो बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गया जो कि सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेंटर का कंट्रोल स्टेट के ऊपर हो गया, ठीक है, वो इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, क्योंकि अगर गवर्नर खुद एसेंट दे रहा था तब तो स्टेट में था बातें, ठीक है, सारे जो जुरिडिक्शन था स्टेट के अंदर था। अभी प्रेसिडेंट के लिए मतलब रिजर्व कर दिया, तभी ये बात कहाँ तक चला गया, पार्लियामेंट के पास, सेंटर के पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल ऑन सर्टेन मैटर्स एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेट लिस्ट में जो भी बिल इंट्रोड्यूस करे स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली विद द
previous sanction of the president. For example, bill imposing restrictions on the freedom of trade and commerce, जैसे trade and commerce, freedom of trade and commerce, जो भी आप बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रहा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए भी क्या करेगा, रिजर्व कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट आता है सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगा तो हम लोगों के पास तीन इमरजेंसी था, एक नेशनल इमरजेंसी था, एक प्रेसिडेंट रूल था और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में जो भी आप बिल पास कर रहे हो, मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर पास कर रहे हो, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब रिजर्व हो जाएगा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड अ पोजीशंस ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द टू द सुपरपोजिशन ऑफ सुपीरियर टू द सेंटर इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कर देते कि ये जो सुपीरियरिटी पोजीशंस है उसको किसको दिया, सेंटर को दिया गया, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सरकारिया कमीशंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये जो कमीशंस होता है सरकारिया कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशंस है, याद रखना। सरकारिया कमीशन कब आया था, 1983 टू 88, ठीक है। तो 1988 को मास्ट बोला जाता है, लेकिन 1983 से 88 तक ये इसका जो ड्यूरेशन था वो था। तो ये सारे देख लेना आप, ठीक है। तो होप करते आप सभी को समझ में आएगा। तो सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन क्या था, गवर्नर रिजर्व करता है जो भी बिल पास करता है, ठीक है। गवर्नर के पास पावर होता है जो भी बिल है वो रिजर्व करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए। और नेक्स्ट आता है कि प्रेसिडेंट जो भी स्टेट लिस्ट में अगर कोई सैंक्शन हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट करे, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट जो भी मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो वो डायरेक्ट क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है। और ये सारे क्लियर कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुपीरियरिटी है वो सेंटर को दिया गया। और ये सरकारिया कमीशन आप याद रखना, ठीक है। सरकारिया कमीशन किससे रिलेट करता है, सेंटर स्टेट रिलेशन से 1988 में आया था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव हेड यही तक था, ठीक है। होप कर तो आप सभी को समझ में आ गया। पहले हम लोग देख लिया था क्या, टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब हम लोगों का जो टेरिटरी है, टेरिटरी का जो एक्सटेंट है सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशंस का, वो कितना तक था, सेंटर कहाँ तक लॉ बना सकता है, स्टेट कहाँ तक लॉ बना सकता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जो भी हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स का, वो कहाँ था, मतलब किस किस लिस्ट में कैसा कैसा है, कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर एंड स्टेट का अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें कौन प्रिवेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में कैसा है कि राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करता है, उन लोग राज्यसभा को लग रहा है कि चाहिए नेशनल इंटरेस्ट है, तभी पार्लियामेंट को बोलेगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो यूनिटरी हो जाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, एक स्टेट होने से नहीं होगा, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट होना चाहिए रिक्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद अगर जो भी स्टेट उनमें से नहीं था, अगर उनको लग रहा है कि मुझे वो लॉ चाहिए तो वो लॉ अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वो जो लॉ अडॉप्ट करेगा वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही रिपील कर सकता है, ठीक है, अमेंड कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आता है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, ठीक है। ये सारे हम लोग डिस्कस कर लिया। होप कर तो आप सभी को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में क्या क्या है, मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बना दूंगा तो आप देखते देखते बोर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो आप सभी को दिमाग में भी रहेगा। अगर ये पढ़ने के बाद आप जाके स्टडी कर रहे हो, लक्ष्मीकांत देख रहे हो या फिर यहाँ से नोट्स बना रहे हो, तो ज़्यादा फायदा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। कि शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि
जैसे आप लोग सभी को पता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी को एक मतलब वाइट चीजें दिया गया और आप सभी को बोल दे कि आप, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी को लक्ष्मीकांत एक दिन में खत्म करना है, आप करोगे? आप सकोगे करना? नहीं सकोगे, ठीक है। 10 दिन में अगर बोल दूंगा तभी बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। नो डाउट अगर दिनों रात अब अगर आप पढ़ते हो तो हो जाएगा, लेकिन वो जो इंटरेस्ट, वो जो सीखने का एक जुनून होता है, वो जो वहाँ से क्या सीखा वो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो छोटे छोटे बंडल में छोटे छोटे चीज को आप अगर कवर करते हुए आगे जा रहे हो तो एक टाइम के बाद आप देखना कि बहुत सारी चीजें आप सीख गए हो और बहुत मतलब प्रोडक्टिवली आप उस चीज को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। और मुस्कुराते हुए अपना प्रिपरेशन करते जाइए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं है अपने प्रिपरेशन से, वो प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उस प्रिपरेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हो, क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो? पैसा कमाओगे, पैसा कमा के क्या करोगे? कुछ चीजें करोगे। खुश अगर नहीं होंगे तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से बहुत मतलब कंफर्टेबली फील फ्री एंड जो भी है अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पहले से भी बताता आ रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, स्टडी से रिलेटेड हो, कोई भी सजेशंस हो आपको चाहिए तो मुझे पूछ सकते हो। अगर मेरे वीडियोस देख के आपको अच्छा लग रहा है, अगर इसमें भी कोई आप सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ आप फील फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे पर्सनली भी बोल सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।